और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े, सबसे ज्यादा असर वहां पर अल्पसंख्यक और हिंदुओं पर देखने को मिला और इसी को लेकर के मथुरा में जो आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक हो रही थी उसमें बयान दिया गया है। बिल्कुल, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि सभी को एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहने की अपील भी करते हुए नजर आए। इससे पहले भी कई बड़े नेता जो है वो हिंदुओं से एकजुट रहने की बात कहते हुए नजर आए थे। आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस का फॉर्मूला, बांग्लादेश में ही रहे हिंदू, अपना घर ना छोड़े हिंदू। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसकी एक बानगी अभी अलग हुए बांग्लादेश में देखने को मिली, जहां हिंदुओं और हिंदुओं के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई, लोग घर बार छोड़कर पलायन करने लगे। लेकिन अब आरएसएस ने हिंदुओं को एकजुट रहने का प्लान बता दिया है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट होना होगा, उन्हें वहीं रहना होगा, पलायन नहीं करना होगा। वहाँ के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेशी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ से हिंदू पलायन ना करें। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक के समापन के मौके पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे संगठनों को वहां मौजूद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान बताया गया कि बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं में अब तक 650 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अपने भाषण के दौरान दत्तात्रेय होसबोले ने योगी को उस बयान का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें बटना नहीं चाहिए, एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीता सोरेन की, क्योंकि उन पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से की विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के अब उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे। भारतीय जनता पार्टी उनसे माफी मांगने के लिए कह रही है। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उन पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी उस पर इरफान अंसारी पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन इरफान अंसारी का ये कहना है कि इस पूरे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है, इरफान अंसारी ने कहा क्या, देखिए। सीता सोरेन है रिजेक्टेड माल। बीजेपी जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। बीजेपी को बोरो खिलाड़ी चाहिए। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। जी हाँ, यही वो बयान है जिस पर झारखंड की सियासत में घमासान मचा है। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद बीजेपी इरफान अंसारी पर हमलावर है और वो इरफान अंसारी से माफी और सीएम हेमंत सोरेन से इरफान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। खुद सीता सोरेन भी इस मामले पर कह रही हैं कि इरफान अंसारी ने इस बार सारी सीमाएं लांघ दी है। उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है, हम तो माफ नहीं करने वाले हैं। और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित थे। उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर इरफान अंसारी को अहंकारी बताकर उन पर गंभीर आरोप लगाए।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में नारी के सम्मान की रक्षा के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए, वही सत्ता के मद में चूर एक अहंकारी हमारे आदिवासी समाज की बेटी का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। इस परिस्थिति में बदलाव जरूरी है, झारखंड में परिवर्तन जरूरी है। इसके अलावा केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी महिला और युवा विरोधी है। कांग्रेस के लोगों की ये ओछी मानसिकता का ये परिचायक ओछी मानसिकता कि किस तरह की बात वो बोलते हैं। हम तो आज आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी जी इस पर इनको वो टिकट दिए हैं अपनी पार्टी से, इतनी ओछी मानसिकता रखने वाले, क्या उनका वापस लेंगे? ये जवाब प्रियंका गांधी जी से भी। इन सब आरोपों से इतर इरफान अंसारी से साजिश बता रहे हैं। इरफान अंसारी की माने तो उनके वीडियो को क्रॉप कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया। हालांकि इस मामले पर जहां जामताड़ा में इरफान अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह बयान कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इरफान अंसारी की तरफ से जो विवादित टिप्पणी की गई है, आप वो घिर चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार कौन है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी की बात करें, जामताड़ा से वो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और 2014 और 2019 में लगातार उन्होंने जीत दर्ज की, वो जीते हैं। झारखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसलिए उनको कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि पिता फुरकान अंसारी सांसद भी रह चुके हैं और पेशे से डॉक्टर हैं इरफान अंसारी। उसके बावजूद आप देखिए कितने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किस तरह की विवादित टिप्पणी वो करते हैं, लगातार उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2000 में यूक्रेन से एमडी उन्होंने किया है, उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि आखिरकार उनकी पढ़ाई कहां से हुई। अपने विवादित बयान के लिए वो जाने जाते हैं, अमूमन इस तरह के बयान वो लगातार करते रहते हैं। और एक बार फिर से सीता सोरेन को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। कोलकाता में कैश के साथ वो पकड़े गए थे, उन पर एक ये भी आरोप है और एक और आरोप अब उन पर लगते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से एक्शन उन पर लिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर आ रही है सामने, वो आपको मीनाक्षी बताएंगी। तो झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव है, जहां सियासी बयानबाजी तीखी हो रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है। 20 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 को मतगणना होनी है। एक तरफ 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ असली और नकली की लड़ाई है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। महाराष्ट्र में सियासत की गाड़ी इस वक्त कुछ इस कदर चल रही है कि इसमें जो भी साथी छूटा मानो बस छूट ही गया। और राजनीति में साथी का साथ छूटना मतलब ठीक वैसा ही है जैसे स्टेशन पर आपको बिना टिकट कोई टीटी पकड़ ले और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आपका फाइन काट दे। और सियासी पटरी पर दौड़ते वक्त फाइन न कटे, इसका ध्यान हर नेता, हर दल, हर गठबंधन रख रहा है। लेकिन अबू आजमी महाराष्ट्र के चुनाव में सपा का फाइन न कटे, इसके लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। और अब इस प्रयास का अबू आजमी समेत समाजवादी पार्टी को क्या फल मिलता है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। गठबंधन को अबू आजमी का दिया हुआ अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आजमी शरद पवार के फोन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फोन है कि आने का नाम नहीं ले रहा। और सियासत में फोन का इंतजार और पलट कर फोन न आना, अपने आप में इसके कई मायने हैं। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने मुझे बताया है कि मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है, ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने आप को अखिलेश यादव का सबसे खासम खास सिपह सलार बताते हुए कांग्रेस तक को हाथों हाथ ले डाला। आजमी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, फिर भी फैसला नहीं ले पा रहे। ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
उत्तर प्रदेश में गलबैया लिए घूम रही दो लड़कों की जोड़ी महाराष्ट्र आते आते विचारों में इतनी दूरी, कहीं महाविकास अघाड़ी को भारी न पड़ जाए। सवाल नवाब मलिक के टिकट को लेकर भी बना हुआ